हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों 9 सितंबर की कुमार गौरव सर की करंट अफेयर्स की फुल पत्ती वाली क्लास का कम समय में हम लोग रिवीजन करने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, वीडियो को आप पूरा देखिएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो आइए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में सरकारी स्कूलों में पारंपरिक इस्लामिक परिधान अबाया पहनने पर किसने प्रतिबंध लगाया है। फ्रांस देश ने इस पर प्रतिबंध लगाया है। फ्रांस ने इस पर प्रतिबंध लगाया है। क्यों प्रतिबंध लगाया है? क्योंकि अबाया क्या है, अबाया एक पारंपरिक इस्लामिक परिधान है, यानी कि इस्लाम का इसको प्रतीक माना जाता है और इसलिए इस पर प्रतिबंध लगाया गया है। क्यों? क्योंकि फ्रांस के स्कूलों में धार्मिक प्रतीक पर प्रतिबंध है। तो धार्मिक प्रतीक पर प्रतिबंध है और अबाया को यह पारंपरिक इस्लामिक परिधान है, तो इसलिए इस्लाम का प्रतीक है, इसलिए इस पर प्रतिबंध लगा दिया गया है स्कूलों में। यहाँ पर जो फ्रांस में कौन सा सिद्धांत लागू है, यहाँ लेसिटे, फ्रांस में लेसिटे का सिद्धांत लागू है। और यह सिद्धांत क्या कहता है, राज्य और धर्म का पृथक्करण करता है। मतलब राज्य और धर्म यहाँ पे अलग अलग हैं और इसी सिद्धांत के आधार पर फ्रांस के स्कूलों में धार्मिक प्रतीक पर प्रतिबंध है और अबाया को एक धार्मिक प्रतीक के रूप में माना जाता है, क्योंकि यह इस्लाम का एक पारंपरिक परिधान है, इसलिए इसको फ्रांस के स्कूलों में बैन कर दिया गया है। फ्रांस के राष्ट्रपति कौन है? फ्रांस के राष्ट्रपति हैं इमैनुअल मैक्रोन, ये यहाँ के राष्ट्रपति हैं। अभी ये भारत में आए हुए हैं, क्योंकि 9 और 10 को यहाँ पर क्या होनी है, G20 शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन हो रहा है, तो यहाँ पर भारत में आए हुए हैं। फ्रांस की राजधानी क्या है? पेरिस फ्रांस की राजधानी है। ये सीन नदी के किनारे है, इसको भी आपको नोट कर लेना है। आइए दूसरा प्रश्न देखते हैं। हाल ही में समुद्री पर्यावरण में डेजिंग गतिविधियों पर नज़र रखने के लिए मरीन सैंड वॉच डेटा प्लेटफॉर्म किसने लॉन्च किया है? UNEP द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। सबसे पहले यहाँ पर हम समझते हैं डेजिंग क्या है। डेजिंग का मतलब क्या होता है? समुद्र तल में जमी हुई गाद या कीचड़ को बाहर निकालना क्या कहलाता है? यह डेजिंग कहलाता है। और इस काम में लगे हुए जहाज़ों पर, इस काम में जो जहाज़ लगे हुए हैं उस पर उनकी गतिविधियों पर नज़र रखने के लिए मरीन सैंड वॉच डेटा प्लेटफॉर्म किसने लॉन्च किया है? UNEP द्वारा, यानी कि यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। अब UNEP के बारे में हम देखते हैं। फुल फॉर्म हमने आपको बता दिया, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। इसकी स्थापना कब हुई थी? 5 जून 1972 को इसकी स्थापना हुई। मुख्यालय कहाँ पर है? नैरोबी, केन्या में इसका मुख्यालय है। विश्व पर्यावरण दिवस इसी दिन मनाया था, क्योंकि 5 जून 1972 में इसकी स्थापना हुई थी, इसलिए विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है। थीम क्या है 2023 वाली, जो अभी 5 जून को मनाया गया है? सोल्यूशन फॉर प्लास्टिक पोल्यूशन, ये इसका थीम है। सोल्यूशन फॉर प्लास्टिक पोल्यूशन, ये इसकी थीम है। और 2023 में होस्ट कंट्री कौन सा था? कोटे दी आइवर। यहाँ पर 2023 में विश्व पर्यावरण दिवस का आयोजन किया गया था, तो इसको भी आपको नोट कर लेना है। आइए हम तीसरा प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने अंडे और शुक्राणु के बिना स्टेम सेल का प्रयोग करके मानव भ्रूण मॉडल का विकास किया है? इजराइल के देश के वैज्ञानिकों ने ऐसा किया है। इजराइल देश के वैज्ञानिकों ने अंडे और शुक्राणु के बिना ही स्टेम सेल के द्वारा मानव भ्रूण के मॉडल का विकास किया है। आप सभी जानते हैं यह जो इनका प्रयास ये प्रकृति के खिलाफ जा रहा है, क्योंकि जो प्राकृतिक रूप से अगर कोई भ्रूण है उसका निर्माण कैसे होता है, तो फीमेल और मेल 2 होते हैं। तो फीमेल से क्या होता है? अंडाणु होते हैं, फीमेल से अंडाणु और मेल से शुक्राणु। तो अंडाणु और शुक्राणु ये दोनों जब आपस में मिलते हैं तो निषेचन की क्रिया होती है और उसके बाद भ्रूण का निर्माण होता है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर ये अंडे और शुक्राणु के बिना ही ये क्रिया संपन्न कर रहे हैं। किसके द्वारा? स्टेम सेल के माध्यम से यह क्रिया संपन्न करने हैं। यह जो प्राकृतिक क्रिया है उसके अलावा प्रकृति के विरुद्ध जाके यह स्टेम सेल के माध्यम से ही भ्रूण का निर्माण कर दे रहे हैं लैब में, यानी कि प्रयोगशाला में। तो किस देश ने किया है ऐसा? इजराइल के वैज्ञानिकों ने ऐसा किया है, आपको याद रखना है। प्राकृतिक रूप से मेल और फीमेल के अंडाणु और मेल के शुक्राणु जब मिलते हैं तो निषेचन की क्रिया होती है और उसके बाद भ्रूण का निर्माण होता है। लेकिन यहाँ पे स्टेम सेल के द्वारा भ्रूण का निर्माण किया गया है।
स्टेम सेल क्या होता है? यह मूलभूत कोशिका होती है जिससे स्टेम सेल से मानव के किसी भी अंग का निर्माण की शक्ति, यानी कि जो स्टेम सेल होता है इसमें मानव के किसी भी अंग के निर्माण की शक्ति होती है। और इसी स्टेम सेल के माध्यम से इजराइल के वैज्ञानिकों ने मानव भ्रूण मॉडल का विकास किया है, आपको नोट कर लेना है। आइए हम नेक्स्ट प्रश्न को डिस्कस करते हैं। चौथा प्रश्न है, हाल ही में स्वयं को दिवालिया घोषित करने वाला ब्रिटिश शहर कौन सा है? बर्मिंघम, ये ब्रिटेन का शहर है। इसने स्वयं को दिवालिया घोषित कर दिया है। बर्मिंघम शहर, इसने स्वयं को क्या कर दिया? दिवालिया घोषित कर दिया है। ब्रिटेन का दूसरा सबसे बड़ा शहर है बर्मिंघम, ब्रिटेन का दूसरा सबसे बड़ा शहर है और इसने अपने आप को दिवालिया घोषित कर दिया है। केवल कमज़ोर और गरीब लोगों की मदद के लिए और सार्वजनिक योजनाएं जो हैं उनके लिए धन उपलब्ध कराया जा रहा है, बाकी किसी को धन उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है। और इसने अपने आप को दिवालिया घोषित कर दिया। किसने? बर्मिंघम शहर ने। स्टैटिक जीके का प्रश्न देखिए, 22वें राष्ट्रमंडल खेल या कॉमनवेल्थ गेम्स का आयोजन कहाँ पर किया गया था? इसका आयोजन भी बर्मिंघम में किया गया था। शुभंकर क्या था इसमें? पेरी द बुल इसका शुभंकर था। प्रथम रैंक पर कौन आया था? ऑस्ट्रेलिया। भारत का इसमें चौथा स्थान था और भारत ने कुल इसमें 61 पदक जीते थे, इसको भी आपको नोट कर लेना है। तो बर्मिंघम से संबंधित स्ट्रैटेजी के इंपॉर्टेंट है, आप नोट कर लीजिए। पांचवा प्रश्न है, हाल ही में हंगरी में आयोजित इंटरनेशनल ओलंपियाड फॉर इंफॉर्मेटिक्स में भारतीय टीम ने कौन सा पदक जीता है? इसमें भारत ने तीनों मेडल जीता है, यानी कि गोल्ड भी जीता है, सिल्वर भी जीता है और ब्रांज भी जीता है। भारत ने गोल्ड, सिल्वर और ब्रांज तीनों मेडल जीत लिया है। भारत ने 9 वर्ष बाद गोल्ड मेडल जीता है। यहाँ पर इसको भी आपको याद रखना है। भारत ने स्वर्ण पदक कितने साल बाद जीता है? 9 वर्ष बाद जीता है। और किसने जीता है? क्षितिज सोडानी ने गोल्ड मेडल जीता है, इसको भी आपको नोट कर लेना है। इससे पहले भारत ने कब स्वर्ण पदक जीता था? तो भारत ने पहली बार 2014 में स्वर्ण पदक जीता था और उसके बाद 2023 में अब एक स्वर्ण पदक जीता है। किसने जीता है? क्षितिज सोडानी ने, इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। तो ये इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि 9 वर्ष बाद भारत ने जीता है गोल्ड मेडल, तो इसलिए इसको आपको नोट कर लेना है और इम्पॉर्टेंट है। स्ट्रैटेजी का एक प्रश्न देखिए, विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप 2023 का आयोजन कहाँ पर किया गया है? बुडापेस्ट, हंगरी में इसका आयोजन किया गया है। इसका भी आयोजन कहाँ पर किया गया है? हंगरी में किया गया है। और यह जो अभी हाल ही में हुआ है विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप 2023, इसका भी आयोजन कहाँ पर किया गया था? हंगरी में किया गया था। और इसमें नीरज चोपड़ा ने भारत की तरफ से गोल्ड मेडल जीता था। 88.17 मीटर भाला फेंककर नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जीता था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, हाल ही में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2023 में लीडिंग पर्सनालिटी ऑफ द ईयर से किसे सम्मानित किया गया है? अदीब अहमद को सम्मानित किया गया है। अदीब अहमद को लीडिंग पर्सनालिटी ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यहीं पर एक पुरस्कार और दिया गया है, फिनटेक लीडर ऑफ द ईयर अवार्ड किसको दिया गया है? भावेश गुप्ता को दिया गया है। यह जो फिनटेक फेस्ट 2023 इसका आयोजन कहाँ पर किया गया है? अभी कल की वीडियो में हमने 2 दिन पहले बताया है। इसका आयोजन मुंबई में किया गया। आयोजन कहाँ पर किया गया है? इसका मुंबई में आयोजन किया गया है। और यहीं पर एक करंट अफेयर्स का प्रश्न आपको और बताया गया था, भारत का पहला यूपीआई एटीएम किसने लॉन्च किया है? हिताची पेमेंट सर्विसेज, ये जापान की कंपनी है। इसके द्वारा भारत का पहला यूपीआई एटीएम लॉन्च किया गया है। किसकी सहायता से? एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की सहायता से इसको लॉन्च किया गया है। कहाँ पर? मुंबई में लॉन्च किया गया, यानी कि यहीं पर जो फिनटेक फेस्ट 2023 का आयोजन मुंबई में हो रहा था, यहीं पर इसको लॉन्च किया गया। इसको भी आपको नोट कर लेना है। आइए हम नेक्स्ट प्रश्न को डिस्कस करते हैं। 7वां प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य को काला जीरा चावल का जीआई टैग दिया गया है? ओडिशा राज्य के कोरापुट शहर को जीआई टैग इसका दिया गया है। ओडिशा राज्य के कोरापुट शहर को काला जीरा चावल का जीआई टैग दिया गया है। काला नमक, अगर आप काला चावल का जीआई टैग केवल से पूछता है, काला चावल इसको चकाओ भी कहते हैं, इसका जीआई टैग किसको दिया गया? तो आपका उत्तर हो जाएगा मणिपुर। काला नमक चावल का जीआई टैग किसको दिया गया है? सिद्धार्थनगर उत्तर प्रदेश को दिया गया है।
सलेम साबूदाना का जीआई टैग किसको दिया गया है? तमिलनाडु को दिया गया है। इसको भी आपको याद रखना है। जीआई टैग देता कौन है? वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा इसको दिया जाता है। और जीआई टैग अधिनियम कौन सा है? 1999 का अधिनियम है। 10 वर्ष के लिए यह दिया जाता है। इसको भी आपको नोट कर लेना है। और पहला जीआई टैग किसको दिया गया था? 2004 में दार्जिलिंग की चाय को दिया गया था। पश्चिम बंगाल को जीआई टैग इसका दिया गया था। दार्जिलिंग की चाय को पहला जीआई टैग दिया गया था 2004 में। तो इसको भी आपको नोट कर लेना है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में गुजरात के गति शक्ति विश्वविद्यालय ने किस वैश्विक संस्थान के साथ समझौता ज्ञापन किया है? एयरबस के साथ समझौता ज्ञापन किया है। एयरबस के साथ किसने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? गति शक्ति विश्वविद्यालय ने एयरबस के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। गति शक्ति विश्वविद्यालय कहाँ पर है? बड़ोदरा, गुजरात में है। और इसके पहले चांसलर कौन थे? इसके पहले चांसलर थे अश्विनी वैष्णव। आपको कमेंट करके बताना है कि वर्तमान में अश्विनी वैष्णव ये कौन से मंत्री हैं, इसको आपको कमेंट करके बताना है। उद्देश्य क्या है इसका? उद्देश्य है स्किल डेवलपमेंट और अनुसंधान यानी कि रिसर्च को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। स्ट्रैटेजी के प्रश्न देखिए, एयरबस और टाटा ने मिलकर अभी हाल ही में बड़ोदरा गुजरात में कौन से विमान बनाने का समझौता किया है? तो C295 विमान के निर्माण पर समझौता किया गया है। किसके द्वारा? एयरबस और टाटा के द्वारा यह समझौता किया गया है। कहाँ पर बनाया जाएगा? बड़ोदरा गुजरात में इसका निर्माण किया जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, उत्सर्जन व्यापार योजना ETS योजना लागू करने वाला देश का दूसरा शहर कौन सा है? अहमदाबाद यह देश का दूसरा शहर है। अहमदाबाद यह देश का दूसरा शहर है। पहला कौन सा है? तो पहला शहर है सूरत। 2019 में इसने लागू किया था ETS को, यानी कि ETS मतलब इमिशन ट्रेड स्कीम। इसको लागू करने वाला पहला शहर कौन सा है? सूरत 2019 में लागू किया था। और 2023 में अहमदाबाद ने इसको लागू किया, तो यह दूसरा शहर बन गया है अहमदाबाद। उद्देश्य क्या है? प्रदूषण के स्तर को कम करना ये उद्देश्य है। NOx और SOx के उत्सर्जन को कम करना है। N मतलब नाइट्रोजन और यहाँ पे देखिए नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड के उत्सर्जन को कम करना इसका उद्देश्य है। तो इसको भी आपको नोट कर लेना है। उद्देश्य क्या है? प्रदूषण के स्तर को कम करना, जिसमें नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड के उत्सर्जन को कम करना इसका उद्देश्य है। आइए हम नेक्स्ट प्रश्न को डिस्कस करते हैं। 10वां प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने 1 बैसाख को अपना स्थापना दिवस बनाने का प्रस्ताव पारित किया है? पश्चिम बंगाल ने यह प्रस्ताव पारित किया है। पश्चिम बंगाल द्वारा यह प्रस्ताव पारित किया गया है। 1 बैसाख जो है ये बंगाली कैलेंडर का पहला दिन होता है, इसलिए इसको पश्चिम बंगाल द्वारा 1 बैसाख को अपना स्थापना दिवस बनाए जाने पर प्रस्ताव पारित किया गया है। इस दिन बांग्ला दिवस के रूप में भी मनाया जाएगा। मतलब इस दिन को किस रूप में मनाया जाएगा? बांग्ला दिवस के रूप में मनाया जाएगा। पश्चिम बंगाल ने भी हाल ही में एक प्रस्ताव रखा था कि पश्चिम बंगाल का नाम क्या कर दिया जाए? बांग्ला कर दिया जाए। जिस प्रस्ताव को किसने खारिज कर दिया? केंद्र द्वारा इसको खारिज कर दिया गया था। केरल ने भी अभी हाल ही में अपना नाम बदलने का प्रस्ताव रखा था। केरल ने अपना नाम केरलम करने का प्रस्ताव रखा था। तो पश्चिम बंगाल ने अपना नाम क्या रखने का प्रस्ताव रखा था? बांग्ला रखने का प्रस्ताव रखा था। और केरल ने अपना नाम केरलम रखने का प्रस्ताव रखा था। अब ये जो नाम परिवर्तित होते हैं ये किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो अनुच्छेद 3 के अंतर्गत ये दिया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 में इसको दिया गया है कि राज्यों के नाम तथा सीमा क्षेत्र में जो परिवर्तन की शक्ति होगी वो किसके पास होगी? संसद के पास होगी। संसद ही उसमें नाम में परिवर्तन या सीमा क्षेत्र में परिवर्तन कर सकता है। यह शक्ति किसके पास है? संसद के पास है। तो इसको भी आपको नोट कर लेना है, इंपॉर्टेंट है। तो ये थी फूल पत्ती वाली क्लास के 10 महत्वपूर्ण प्रश्न जिसको हमने कम समय में आपको रिवाइज कराने की पूरी कोशिश की। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी। यदि आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इसे अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको इस क्लास की PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल RK कंपटीशन क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहां से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके PDF को प्राप्त कर सकते हैं। और एंड स्क्रीन वाली वीडियो को भी आप जरूर देखा करें, उससे भी आपको निश्चित रूप से फ़ायदा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।